बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2021 के हवाले से बायोलॉजी प्रिपरेशन का जो ये सिलसिला शुरू किया हुआ है हमने, तो इस सिलसिले में हम अब एक मॉकअप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम बायोलॉजी पार्ट के टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ये मुकम्मल मॉकअप टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ इसमें बायोलॉजी का जो पोर्शन है 68 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल, सिर्फ उसको कवर किया जाएगा। और इस हवाले से ये पहला टेस्ट आपको मैंने इसका लिंक प्रोवाइड किया था और बहुत सारे बच्चों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर लिया हुआ है। तो ये लिंक आपको यूट्यूब में मेरे चैनल के ऊपर जो कम्युनिटी टैग है उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी जब मैं आप ये जो डिस्कशन की क्लास है इसको मैं अपलोड करूंगा तो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक इस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर सके तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद इस लिंक को क्लिक करके इस ऑनलाइन टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट का ये लिंक ओपन रहेगा थ्रू आउट दिस मंथ, और जिन जिन बच्चों की तैयारी होती जाएगी तो वो अपनी सहूलत के मुताबिक इसको अटेम्प्ट करते जाएँ। उसके बाद फिर ये इस डिस्कशन वाली क्लास को वॉच करें। इंशाल्लाह इस तरह जो भी कोई प्रॉब्लम थी इस टेस्ट के अंदर आपकी वो क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम टेस्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्राइमरी सेल वॉल उसमें अमाइनो एसिड हरगिज नहीं होते, जबकि पैक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज ये तीनों प्राइमरी सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन अमाइनो एसिड प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होता। तो इस वजह से ये राइट आंसर था। और 18 लोगों ने यानी 75% लोगों ने जिन्होंने अभी ये टेस्ट अटेम्प्ट किया उन्होंने ये राइट आंसर पिक किया। इसका मतलब है कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। फिर आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अगेन दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि वैक्यूल इसका राइट आंसर है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सभी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं और 87.5% लोगों ने ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्ट किया है। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट ट्रू ऑफ न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के बारे में यहाँ पर भी करेक्ट आंसर देने वालों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग आंसर भी काफ़ी सारे लोगों ने पिक किया है। जैसे आउट ऑफ 24 6 लोगों ने ये ए ऑप्शन पिक किया, इट हैज़ 2 रीजन्स। तो यहाँ पर पूछा गया बेटे कि विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में तो 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो ट्रू बात है। 2 रीजन्स कौन से हैं? एक आउटर ग्रेन्यूलर एरिया होता है और दूसरा इनर फिब्रिलर एरिया कहलाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात ट्रू है। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन इट, तो ये वाली बात भी बिल्कुल ट्रू है, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। और फिर आप फर्दर देखिए, इट इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस इज रॉन्ग, यानी ये नॉट ट्रू है और यही दरअसल आंसर था क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आप देखें कि न्यूक्लियस में हैव 1 और मोर न्यूक्लियोलाई, तो बिल्कुल न्यूक्लियस का प्लूरल, न्यूक्लियोलस का प्लूरल है न्यूक्लियोलाई, और उनकी तादाद 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस वजह से ये बात भी ट्रू है, तो हमने पिक करना था नॉट ट्रू। तो बच्चों आप याद रखें कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ये इस तरह से वर्ड नॉट आ रहा हो तो अक्सर मिस्टेक होने का चांस होता है, क्योंकि उसकी वजह से सही तरह वो नॉट का वर्ड नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसकी वजह से गलती हो जाती है। तो आप लोग केयरफुल हो जाया करेंगे जब भी इनकरेक्ट या नॉट या इस तरह से कोई बात पूछी जा रही हो। अच्छा, फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड एज अ पार्ट ऑफ ऑल सेल्स। तो सेल मेम्ब्रेन तो ये तमाम सेल्स का कंपलसरी फीचर है। यहाँ पर अगेन ये देखिए नॉट, इसको हालांकि कैपिटलाइज भी किया हुआ था लेकिन इसके बावजूद ये बाज़ बच्चों ने इसको पिक किया है। तो सेल मेम्ब्रेन आप बेटे याद रखो कि ये तमाम सेल्स का कंपलसरी फीचर है। और इसी तरह से राइबोसोम भी लाजमी प्रेजेंट होते हैं। डीएनए भी तमाम प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है। बट सेल वॉल आप जानते हैं कि ये प्लांट सेल का करैक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे सेल्स जैसे अलगल सेल्स हैं या फिर स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स, उनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है। फंजाई के पास भी है, अगरचे एनिमल्स के पास नहीं है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि तमाम सेल्स का कंपलसरी पार्ट नहीं है।
ठीक है भाई। तो इस तरह से आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5, फ्लूइड फिल्ड सैक्स दैट मे स्टोर फूड, आयंस और वाटर इन सेल्स आर कॉल्ड। तो ये एक्चुअली वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स दरअसल सेल का स्टोर हाउस भी होते हैं। ये खास तौर पर प्लांट सेल के अंदर ये स्टोर हाउस का काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर फूड की स्टोरेज या फिर आयंस या वाटर की स्टोरेज हो रही होगी। तो इस वजह से बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ बच्चे ये गोल्जी बॉडीज़ की तरफ गए, इसका मतलब उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुल हों आगे। अच्छा, फिर देखें कि इफ़ अ बायोलॉजिस्ट सेड दैट द ह्यूमन बॉडी माइट बी गेटिंग इट्स पावर फ्रॉम बैक्टीरिया, ही वुड बी रेफरिंग टू। तो असल में देखो कि सेल के अंदर कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि एंडोसिम्बायोटिकली ओरिजिनेट हुए हैं। तो हमने सेल वाले चैप्टर के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो एंडोसिम्बायोटिकली ओरिजिनेट हुए, यानी उनके बारे में हाइपोथेसाइज किया जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म विद इन द ऑर्गेनिज्म है, यानी उनको हम बैक्टीरिया के साथ कंसिडर कर सकते हैं। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, दैट द माइटोकॉन्ड्रिया इन अवर सेल्स that may have originated as endosymbiotic bacteria। तो ये 12 लोगों ने सही आंसर पे किया, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि बैक्टीरिया इन अवर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये दूसरा पॉपुलर आंसर है जो ज़्यादातर बच्चों ने 9 लोगों ने ये पिक किया, लेकिन गलत हो गई आंसर। तो आप केयरफुल रहें इस तरह। सेल मेम्ब्रेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक अटैम्प्ट किया। इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन के वाले से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी। आप सबको पता है कि फॉस्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, ट्राइग्लाइसराइड या अनसैचुरेटेड फैट या स्टेरोल्स वगैरह मौजूद नहीं होते हैं। अगरचे स्टेरोल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी अगर पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, तो फॉस्फोलिपिड के साथ साथ हम स्टेरोल या स्टीरॉइड्स को भी पिक कर सकते थे, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और ये एक किस्म का स्टीरॉइड है। तो ये हम यहाँ पर पिक कर सकते थे अगर यहाँ पर पूछा गया होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें ये दोनों ऑप्शन फिट हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो अवेलेबल सिचुएशन उसके मुताबिक फॉस्फोलिपिड इज़ द राइट आंसर। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में A saturated fatty acid can be converted into unsaturated fatty acid। देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और अगर हमने वहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करना है तो वी हैव टू रिमूव हाइड्रोजन्स। तो दिस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन, देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि कंडेंसेशन की वजह से या हाइड्रोलिसिस की वजह से या स्टेरिफिकेशन। तो ये अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड में डीहाइड्रोजिनेशन के ज़रिए कन्वर्ट होगा, और अगर अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की बात की जाए तो हाइड्रोजिनेशन आंसर होना चाहिए। अच्छा, फिर पॉलीसेक्राइड कैन यील्ड एट लीस्ट हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट्स। तो देखो पॉलीसेक्राइड एट लीस्ट पूछा जा रहा है, तो एट लीस्ट यहाँ पर आना चाहिए 11। तो 11 यहाँ पर गिवन नहीं है क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट। तो मोर देन का मतलब है कि ये 11 और ऑनवर्ड जितने भी नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट इनमें हो सकते हैं। तो 11 आंसर यहाँ पे गिवन नहीं था, इस वजह से नन ऑफ देम इज द राइट आंसर। लेकिन बाज़ बच्चे ये 10 के ऊपर अरेस्ट हो रहे हैं, तो अक्सर ये 10 वाला आंसर आ रहा होता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये इंशाल्लाह आगे आप लोग इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। अच्छा, फिर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग आंसर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, रॉन्ग आंसर ज़्यादातर लोगों ने पिक किया है। देखिए इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग अनसैचुरेटेड फैट्स इज़ करेक्ट। अनसैचुरेटेड फैट्स के मुतालिक कौन सी ऐसी बात है जो करेक्ट है, आपने ये पिक करना है। तो ए ऑप्शन में कई लोगों ने इसको पिक किया, देखिए कि दे आर मोर कॉमन इन एनिमल देन प्लांट्स। तो बेटे याद रखो अनसैचुरेटेड फैट्स तो ये प्लांट्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, एनिमल्स में अनकॉमन होते हैं। यहाँ पर बाज़ बच्चे ना इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वर्ड फैट का जिक्र हो रहा है तो शायद ये एनिमल लिपिड्स होंगे। तो बेटे जब ये अनसैचुरेटेड वर्ड इसके साथ यूज़ हो जाए तो अनसैचुरेटेड फैट इज़ द टर्म विच इज़ यूज फॉर द ऑयल, यानी ये ऑयल के लिए टर्म यूज़ की जा रही है अनसैचुरेटेड फैट। ये वो प्योरली फैट नहीं है जो कि एनिमल लिपिड होता है। तो इस वजह से इस कन्फ्यूजन की वजह से बाज़ बच्चों ने ये आंसर पिक कर लिया होगा, लेकिन अब आप क्लियर रहें कि अनसैचुरेटेड फैट से मुराद है ऑयल।
और राइट आंसर यहाँ था कि देयर फैटी एसिड जनरली हैव ब्रांच चेन्स। बिल्कुल, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर ब्रांच चेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये वाली बात करेक्ट मानी जाएगी। फिर देखिए ये जो सी ऑप्शन था ज़्यादा लोगों ने ये पिक किया है और इसमें दिया था कि दे जनरली सॉलिडिफाई एट रूम टेम्परेचर। तो वही बात कि जिन बच्चों के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि शायद फैट की बात हो रही है, तो फैट चूँकि ये सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर, इस वजह से ये समझा गया है कि शायद ये आंसर होना चाहिए। तो लेकिन जब मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड फैट से मतलब है ऑयल, तो फिर ये राइट आंसर बी बनेगा यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द वैक्यूल विच इज कंपोज्ड ऑफ फॉर द मॉलिक्यूल which is composed of pentose sugar, nitrogenous base and 3 phosphate groups। अब यहाँ पर भी देखो रॉन्ग आंसर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अगरचे ये क्वेश्चन वैसे भी थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन ये क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड से, और बाज़ बच्चे ये न्यूक्लिक एसिड को कवर नहीं कर रहे कि पीएमसी ने अपने सिलेबस के अंदर न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैंने बार बार इस बात की तंबीह की है कि आपने न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक भी कवर करना है। ये एक बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन, इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी होता है, तो इस वजह से आप लाजमी इस टॉपिक को भी कवर कीजिए, ठीक है। तो मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड के ऊपर लेक्चर कवर किया हुआ है, तो आप ज़रूर इस टॉपिक को कवर करें। यहाँ पर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कि मॉलिक्यूल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोज शुगर बेटे चूँकि मेंशन नहीं है ना, मेंशन होती है अगर ये राइबोज या फिर ये डीऑक्सीराइबोज, तो हम उसके अकॉर्डिंगली नेम पिक करते हैं। चूँकि यहाँ पर पेंटोज शुगर मेंशन नहीं है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फिर ना तो ये राइबो न्यूक्लियोसाइड होगा, क्योंकि राइबो न्यूक्लियोसाइड से तो गुमान होता है कि इसमें राइबोज शुगर होगी, ना ही फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होना चाहिए क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो चूंकि यहाँ पर पेंटोज शुगर मेंशन नहीं है, तो इस वजह से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म है वो नन ऑफ दीज होगी। अच्छा, बाज़ बच्चे यहाँ पर ये इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि चूँकि पेंटोज शुगर मेंशन नहीं है तो राइबो न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड दोनों ऑप्शंस को हम पिक कर सकते हैं, यानी बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इसको पिक कर लेंगे। लेकिन एक बात ये याद रखिए बेटा कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ये मोस्ट वर्ड यूज़ हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में आंसर कभी भी बोथ ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज नहीं होता, ठीक है। ये एक फंडामेंटल रूल अपने माइंड में बिठा लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप ये देखते हैं कि वहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट या बेस्ट इस तरह की वर्डिंग यूज़ हो रही है, तो उसमें आपने कभी भी इस तरह किसी बोथ ऑफ देम या ऑल ऑफ देम वाले ऑप्शन के ऊपर नहीं जाना। तो ऐसी सूरत में कोई आंसर, सिंगल आंसर ही यहाँ पर राइट हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म थी वो गिवन नहीं थी, लिहाजा यहाँ पर नन ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एन एंटीकोडान इज द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस ऑन द। तो देखो एंटीकोडान ये दरअसल ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, और ये काफ़ी सारे बच्चों ने ठीक किया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट गलत भी है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने ए और बी और ये डी ऑप्शंस को पिक किया हुआ है, इसका मतलब है कि वो फेमिलियर नहीं है। तो बच्चों याद रखो कि एंटीकोडान ये ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट होता है विच रिकग्नाइजेज द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑन द एमआरएनए। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट आप देखिए, इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज मेजर्ड एट x at 30 degree centigrade, as x at 30 degree centigrade, what was the rate of the reaction at 20 degree centigrade? यहाँ पर भी अगरचे आंसर ज़्यादा लोगों का ठीक है, लेकिन रॉन्ग आंसर्स वालों की भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये ए ऑप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग स्टक हुए हैं। आप देखिए बच्चों कि इसमें असूल ये है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। आफ्टर एवरी 10 डिग्री राइज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो जब हर 10 डिग्री के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, तो इसी तरह से हर 10 डिग्री कम करने पर रेट ऑफ रिएक्शन हाफ भी हो सकता है। लिहाजा अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन x है, तो
20 डिग्री यानी 30 से हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली x से हाफ हो जाएगा, और x से अगर हाफ होगा तो राइट आंसर क्या बनेगा, x/2। तो इस वजह से ये आंसर यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, फिर 14th क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन। तो ये काफ़ी सारे बच्चों को ठीक है, और बल्कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट सबका ऑलमोस्ट ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत आंसर पिक किया है। ओनली वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट कैन बाइंड टू द एक्टिव साइट, ये लॉक एंड की मॉडल का आइडिया, बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कशन वाला है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बच्चों ने गलत आंसर पिक किया है। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर देखो, जब लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगी ना, तो उस वक्त ये रेट ऑफ रिएक्शन उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये असूल याद रखिए कि एंजाइम के ऊपर जो डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ना, तो उनमें से वो फैक्टर जो बिलो ऑप्टिमम होगा उसके ऊपर रेट डिपेंड कर रहा होता है। बिलो ऑप्टिमम का मतलब है कि वो फैक्टर जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए था उससे कम है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर लो है तो ऐसी सूरत में इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती तो वो एंजाइम से भी अगर ज़्यादा सबस्ट्रेट पड़ा हुआ हो वहाँ पर सिस्टम के अंदर, तो ऐसी सूरत में मज़ीद सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करने से तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज़ नहीं होता। तो अगर सबस्ट्रेट हाई कंसंट्रेशन में होगा तो ये अफेक्ट नहीं कर रहा होगा। सबस्ट्रेट मस्ट बी प्रेजेंट इन लोअर कंसंट्रेशन, देयरफॉर दिस बी आंसर इज करेक्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर एक्ट एज। तो वाटर का रोल क्या है? वाटर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट विच इज ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन। ये कॉन्सेप्ट भी मोस्टली बच्चों का ठीक है। कुछ बच्चों ने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अज्यूम किया है, हालांकि हम ये लेक्चर्स के अंदर बार बार इस बात के ऊपर वजाहत पेश करते रहे कि ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, और जबकि इससे ऑक्सीजन निकल जाती है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, फिर 17th देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर शोन बाय द विजिबल लाइट एक्सेप्ट। तो विजिबल लाइट के कैरेक्टर्स में जैसे इट इज़ बिटवीन 380 और 750, तो ये तो बात बिल्कुल ट्रू है विजिबल लाइट के मुतालिक, ये तो कैरेक्टर पाया जाता है ना। आपने यहाँ पर चूज़ करना एक्सेप्ट। देखो ये एक्सेप्ट, ये भी ऐसा वर्ड है जहाँ जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है, इसकी वजह से अक्सर मिस्टेक हो जाती हैं, तो केयरफुल रहा करें जब भी एक्सेप्ट वर्ड यूज़ हो। तो इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 7 कलर्स, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। इट अपीयर्स इन स्काई ब्लू कलर। तो ये जो ब्लू कलर है स्काई का, ये इस विजिबल लाइट की वजह से है, ये कहना गलत हो जाएगा। तो इस वजह से राइट आंसर यहाँ पर ये बन रहा है। अच्छा, 18 क्लोरोफिल ए डिफर्स फ्रॉम द क्लोरोफिल बी इन हैविंग। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या बनेगा कि मिथाइल ग्रुप इंस्टेड ऑफ द अल्डिहाइड। तो क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, जबकि बाकी ऑप्शंस रॉन्ग हैं। यहाँ पर अगरचे काफ़ी सारे बच्चों ने दूसरे आंसर भी किए हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप, तो ये तो बेटे बी के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल बी में, और मिथाइल ग्रुप इंस्टेड ऑफ इथाइल ग्रुप ये भी गलत है। ओनली फाइटोल टेल इंस्टेड ऑफ हेड, ये भी गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए था, और ये मेरे ख्याल में आसान क्वेश्चन था, लेकिन बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो कई बच्चे दूसरे आंसर्स पर भी गए हैं। What are the products of carbon fixation step of Calvin cycle? तो कार्बन फिक्सेशन स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल, इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट ये इसके प्रोडक्ट कहलाएंगी, क्योंकि कार्बन फिक्सेशन स्टेप में 3 CO2 3 RuBP के साथ कंबाइन करते हैं, और इस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 6 कार्बन कंपाउंड के। लेकिन वो 6 कार्बन कंपाउंड एक्चुअली अनस्टेबल होता है और वो स्प्लिट हो जाता है,
और हर एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से 3 फॉस्फोग्लाइसरेट प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से टोटल ये 6 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो राइट आंसर इस वजह से ये है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों ने दूसरे आंसर पिक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट इनटू ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट इन केल्विन साइकिल। तो आप ये देखिए, ये स्टेप था रिडक्शन फेज का स्टेप है। ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट से 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के दौरान एक्चुअली 2 एक्टिविटीज हुई थी। रिडक्शन भी हुई थी इस दौरान में, NADPH के जरिए रिडक्शन भी हुई थी, और इसके साथ साथ डीफॉस्फोरिलेशन का इवेंट भी परफॉर्म हुआ था। केल्विन साइकिल आप याद कीजिए। तो इस वजह से ये रिडक्शन एज वेल एज डीफॉस्फोरिलेशन यहाँ पर आएगा। तो बाज़ बच्चे ये रिडक्शन एंड फॉस्फोरिलेशन को पिक कर रहे हैं या दीगर ऑप्शंस को, तो ये कॉन्सेप्ट इनका वीक है। अपने कॉन्सेप्ट को ज़रा बेहतर बनाएं। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सेप्ट। तो इसमें देखिए कि कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टेट, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का इवेंट है। यहां पर अगेन आपसे बात पूछी गई है कि वो एक्टिविटी जो एरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होती वो आपने चूज करनी है। बाकी सारे इवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन के होंगे। तो ये एक्सेप्ट की वजह से यहां पर मैं समझता हूं कि गलती हुई है बास बच्चों से। तो यहां पर ये बी ऑप्शन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर देखिए नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एटीपी इज यूज्ड एज फॉस्फोरिलेटिंग एजेंट। तो एटीपी फॉस्फोरिलेटिंग एजेंट के तौर पर कहां पर यूज होता है? ग्लूकोज का ग्लूकोज में कन्वर्जन, यहां पर तो जाहिर एटीपी यूज नहीं हो रहा। और फिर इसी तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्जन दिखाई हुई है। अच्छा, ये तीन ऑप्शंस दिए हुए कि ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और उसके बाद ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये पूरा ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ये जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। देखिए ये आपके सामने है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ये दोनों एक्टिविटीज फॉस्फोरिलेशन एक्टिविटीज हैं। इवन ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फेट, ये भी एक फॉस्फोरिलेशन एक्टिविटी है। तीनों के अंदर एक्चुअली फॉस्फोरिलेशन हो रही है, बट जो एटीपी के जरिए फॉस्फोरिलेशन हो रही है वो फर्स्ट और सेकंड के अंदर हो रही है। थर्ड के अंदर एटीपी के जरिए फॉस्फोरिलेशन नहीं हो रही, वहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डायरेक्टली ऐड हुआ था। लिहाजा राइट आंसर यहां पर होना चाहिए 1 and 2 ओनली। देखो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ये कोई 2-3 पॉइंट दिए होते हैं या 4 पॉइंट दिए होते हैं, और उसके बाद फिर ये 1 and 2 and 1 and 3 इस तरह से आंसर होता है। तो देखिए बाज़ बच्चों ने ये इधर 1 को पिक कर लिया, या किसी ने ये 3 को पिक कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस की सूरत में आपने आंसर यहाँ पे पिक नहीं करना होता, बल्कि नीचे पिक करना होता है। जो ऑप्शंस बना के दिए होते हैं 1 ओनली या 2 ओनली या 1 and 2, तो उनको आपने पिक करना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 1 and 2 ओनली होगा, डी ऑप्शन। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर भी एटीपी यूज हुआ है और सेकंड के अंदर भी एटीपी यूज हुआ है, बट इन थर्ड रिएक्शन नो एटीपी इज यूज्ड। अच्छा, 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल सिम्टम ऑफ फुल ब्लॉन एड्स। तो फुल ब्लॉन एड्स, ये एड्स की 3rd स्टेज होती है, और इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैपोसी सार्कोमा, जो कि एक स्किन कैंसर की काइंड है। तो कैपोसी सार्कोमा ये फुल ब्लॉन एड्स में ही ये सिम्टम अपीयर होगी। अदरवाइज ये स्वेलन लिम्फ नोड्स ये आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर मिलेंगी, इवन थर्ड के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाएगी। परसिस्टेंट कफ भी इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस में आपको मिलती है। परसिस्टेंट डायरिया भी आपको डिफरेंट स्टेजेस में मिलेगा, लेकिन ये कैपोसिस सार्कोमा टिपिकली फाउंड इन द 3rd स्टेज ऑफ द एड्स। इस वजह से राइट आंसर हम इसको पिक करेंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट HIV। तो HIV इट इज RNA इन्वेलप्ड वायरस, बिल्कुल सही है। RNA इन्वेलप्ड वायरस है, ये रेट्रोवायरस की एक टाइप है। तो नॉन इन्वेलप्ड, या फिर ये बाज़ बच्चों ने DNA वायरस इसको अज्यूम किया है, तो ये रॉन्ग है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉजेज कैंसर इन एनिमल्स। तो ये वायरस की क्लासिफिकेशन आपको जहाँ पे गिवन होगी फेडरल बोर्ड वाली बुक के अंदर, वहाँ से आप देखिए कि बाज़ वायरसेस का रोल बताया हुआ है। तो उसमें ये जो
रॉस सार्कोमा वायरस है, ये एनिमल के अंदर कैंसर कॉज करने में भी इन्वॉल्व होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ये आएगा। ये बहरहाल ये जो मुख्तलिफ वायरसेस उस क्लासिफिकेशन के टॉपिक में दिए हैं उनको आपने याद करना होगा, तो इसमें समझने वाली बात कम और याद करने वाली बात ज़्यादा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस? यहाँ पर अगेन आपको चीज़ें याद करनी होंगी। तो ये रेट्रोवायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, जबकि ये बाकी जो वायरसेस हैं दे आर नॉट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अच्छा, स्लाइम मोल्ड्स slime provides greater pathogenicity to bacteria। देखो स्लाइम ये ग्लाइकोकैलिक्स की एक टाइप है। स्लाइम के साथ साथ एक और टाइप का ग्लाइकोकैलिक्स आपने पढ़ा था, कैप्सूल। दोनों असल में पैथोजेनिसिटी इंक्रीज करते हैं, लेकिन स्लाइम का तरीकाकार ये होता है कि स्लाइम दरअसल फैगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करेगा, इट प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लाइम बैक्टीरिया कैन नॉट बी फैगोसाइटोस बाय द WBCs। जब भी WBCs उनको फैगोसाइटोस करने लगेंगे तो ये स्लिप कर जाएंगे, तो इस तरह से ये फैगोसाइटोस नहीं हो पाएंगे, और जब ये फैगोसाइटोस नहीं हो पाएंगे तो ये ज़्यादा मोहलिक हो जाएंगे, डिजीज़ कॉज करने में ये कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन ज़्यादा पिक हुआ है। बाज़ बच्चे समझ रहे हैं कि ये अटैच करने में भी हेल्प कर रहा है, तो बेटे अटैचमेंट में कैप्सूल हेल्प करता है, ये स्लाइम हेल्प नहीं करता। यहाँ पर अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स का पूछ रहे होते हैं ओवरऑल, तो फिर हम ये इसको भी पिक करते और इसको भी, और फिर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन यहाँ पर इफेक्टिव हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स के बजाय स्लाइम को टिपिकली पूछा जा रहा है, तो इस वजह से आपने ऑल ऑफ दीज की तरफ नहीं जाना। अच्छा, फिर यहाँ पर भी रॉन्ग आंसर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नज़र आ रही है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर बैक्टीरियल स्पोर्स? ये अक्सर कंफ्यूजन रहती है यहाँ पर, हालांकि मैंने अपने लेक्चर के अंदर ये बात क्लियर भी की थी। तो दे आर प्रोड्यूस्ड एट लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ, तो ये तो बात बिल्कुल ट्रू है। लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है जब स्टेशनरी फेज होगा और फिर डेथ फेज होगा, तो अमूमन बैक्टीरियल स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द लेट स्टेज, यानी स्टेशनरी या फिर डेथ फेज के अंदर। तो ये वाला तो बिल्कुल ट्रू है, ये हमने पिक करना है नॉट ट्रू। अच्छा, फिर देखें कि दे आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो ये भी बात बिल्कुल ट्रू है, हमने नॉट ट्रू पिक करना था। अच्छा, अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड फॉर्म वेजिटेटिव सेल, तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। लेकिन जो बात ट्रू नहीं है वो ये है कि दिस इज अ सक्सेसफुल वे ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो बेटे याद रखो कि ये अनफेवरेबल कंडीशन हो या फेवरेबल कंडीशन हो, बैक्टीरियल स्पोर इज नॉट सपोज टू बी अ वे ऑफ रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल स्पोर ये सिर्फ अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम को पास करने का एक मेजर है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल हो कि अगर आपसे एक्सोस्पोर के मुतालिक टिपिकली पूछा जाता है कि एक्सोस्पोर, यहाँ पर अगर बात होती है ना कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्सोस्पोर, तो उसमें फिर ये सारी बातें ट्रू हो सकती थी। इवन ये जो आखिरी ऑप्शन जिसको हम नॉट ट्रू कह रहे हैं ये भी ट्रू हो सकता था अबाउट एक्सोस्पोर। तो सिर्फ एक्सोस्पोर ये कंसिडर किए जाते हैं एज वे ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्सोस्पोर की एग्जांपल हमने एक्टिनोमाइसीड्स में से दी थी। एक्टिनोमाइसीड चेन लाइक बैक्टीरिया होते हैं और वो एक्सोस्पोर फॉर्म करते हैं, तो एक्सोस्पोर के जरिए उनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन एंडोस्पोर जो ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं वो रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। तो इस वजह से जब इन जनरल स्पोर्स के मुतालिक पूछा जाए तो आपने इनको वे ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं कहना, ठीक है। अच्छा, 29 आप देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एक्सेप्ट, तो इसमें आप देखिए काइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं विद नो डाउट। फ्लैटवर्म्स दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, फिर देखिए एनिलिड्स ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो हमने वो चूज करना है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, और वो है निडेरियंस, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स।
तो ये मैंने आपसे कहा था कि शुरू का जो पार्ट है किंगडम एनिमेलिया का, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, उसको आपने कवर करना है। ज़्यादातर चांस यहीं से है क्वेश्चन आने का, तो आप ये शुरू के 3-4 पेजेस इनको अच्छी तरह कवर करें और जो मैंने लेक्चर दिया था इसके हवाले से उसको अच्छी तरह फॉलो करें। इंशाल्लाह देखिएगा कि ये किंगडम एनिमेलिया या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में से जो भी कोई 1 या 2 क्वेश्चन आना है वो इंशाल्लाह मिस नहीं होगा आपका। तो ये वैसे बहुत सारे बच्चे इससे घबरा रहे होते हैं। जी बेटा, एवोल्यूशन में से जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज हैं, नहीं वो नहीं कवर करनी। आपने देखो मैंने लेक्चर के दौरान आपको एक समरी भी बनाकर दी थी, तो उस समरी के अंदर वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसमें देखिए डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में वो एक समरी चार्ट आपको प्रोवाइड किया था कि उसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, तो किस ग्रुप के अंदर कौन से सिस्टम है, किस एनिमल के ग्रुप के अंदर कौन से सिस्टम्स हैं, उसको आप अगर कवर कर लेते हैं तो वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। क्योंकि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर देखें उन एनिमल्स की तो उसके अंदर वो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स का ही बताया हुआ है कि इस एनिमल ग्रुप के अंदर ये सिस्टम है, इस एनिमल ग्रुप के अंदर ये सिस्टम है। ठीक है, तो अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से कोई मिस्टेक नहीं हो पाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए कि इफ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस सच एज स्टार्च इज एडेड इन अ मीडियम व्हिच व्हाट वुड हैपन इन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द मीडियम। देखो जब भी आप हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो वो चूंकि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, उसने वाटर के ऑस्मोटिक बैलेंस को अफेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि बोथ वाटर पोटेंशियल एंड सोल्यूट पोटेंशियल विल रिमेन अनअफेक्टेड, क्योंकि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस वाटर के अंदर जब डिजोल्व ही नहीं हो रहा तो डिजोल्व ना होने की वजह से वो उसके ऑस्मोटिक बैलेंस को भी फिर अफेक्ट नहीं कर रहा। तो ऑस्मोटिक बैलेंस अफेक्ट ना होने का मतलब है कि वाटर पोटेंशियल भी उसका अनअफेक्टेड रहेगा और सोल्यूट पोटेंशियल भी अनअफेक्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट आंसर पिक किए हैं, रॉन्ग आंसर्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इस लेक्चर को आप दोबारा से देखिए, ये लेक्चर बहुत ही डिटेल के साथ यूट्यूब पे मौजूद है, तो उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अच्छा, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीव ट्यूब एलिमेंट्स। इसमें ट्रू पूछा गया, नॉट नहीं, ट्रू आपने देखना है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के मुतालिक कौन सी बात ट्रू है, तो इसमें दीज आर थिक वॉल्ड ए न्यूक्लिएटेड लिविंग सेल्स। तो ए न्यूक्लिएटेड तक तो बात ठीक है, लेकिन ये थिक वॉल्ड ये गलत है बात, तो हमने ट्रू बात पिक करनी है। ये थिन वॉल्ड होते हैं, ये लिविंग सेल्स हैं, और लिविंग सेल्स कभी भी थिक वॉल्ड नहीं होते। अच्छा, फिर सेल्स आर ब्रॉड विद नैरो एंड्स, जबकि ये दरमियान से नैरो होते हैं और एंड्स इनके ब्रॉड होते हैं, तो अगेन ये वाली बात भी उलट लिखी हुई है। दे टेक एनर्जी फ्रॉम फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो इनको जो भी एनर्जी मिलती है वो दरअसल कंपेनियन सेल से मिलती है, इस वजह से ये वाली बात भी अनट्रू है। यहाँ पर जो ट्रू है कि दीज आर द ओनली कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द फ्लोएम, दिस इज 100% ट्रू। ये वाहिद कंडक्टिंग सेल्स हैं, बाकी जितने भी सेल्स हैं वो सब नॉन कंडक्टिंग होंगे फ्लोएम के अंदर। अच्छा, व्हाट इज मीट बाय द टर्म क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस ये आप ज़्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक पिक किया, इसका मतलब है कि इसमें ज़रूरत नहीं है हमें डिस्कशन की कि येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू डिक्रीज्ड क्लोरोफिल प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि अगर कहीं पर क्लोरोफिल प्रोडक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट हो तो फिर वो क्लोरोसिस नहीं होता, वो इटियोलेशन होता है। ठीक है, ये लेक्चर के अंदर भी मैंने जी बेटा यहाँ पे एक एलिमेंट है ना जो क्लोरोसिस करवाता है। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर अगर ये किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से येलोइंग हो, जैसे मैग्नीशियम या नाइट्रोजन, तो ऐसी सूरत में इस येलोइंग को क्लोरोसिस कहा जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बजाय एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से येलोइंग हो रही है, क्योंकि क्लोरोफिल फॉर्मेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट भी अफेक्ट हो जाती है, और ऐसी सूरत में भी लीव्स की येलोइंग हो जाएगी, तो दिस काइंड ऑफ येलोइंग विल बी कॉल्ड एज इटियोलेशन। ठीक है, तो वो क्लोरोसिस नहीं होता। और इसी तरह से मैंने लेक्चर के दौरान एक और तरह की येलोइंग भी बताई थी, और वो होती है येलोइंग ऑफ द एक्सक्रीटोफोर्स। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक के अंदर जो एक्सक्रीशन का टॉपिक है, वहाँ पर वो एक्सक्रीटोफोर्स
का जिक्र हो रहा है। प्लांट लीव्स के मुतालिक ये एक्सक्रीटोफोर की टर्म यूज़ की गई है कि ऐसे प्लांट लीव्स जो ऑटम सीजन के अंदर येलो कलर के हो जाते हैं, तो उनकी जो येलोइंग होती है वो क्लोरोफिल फॉर्मेशन की इनहिबिशन की वजह से नहीं होती, बल्कि वहाँ वेस्ट की डेपोजिशन हो जाती है, वेस्ट का कलर डोमिनेट कर जाता है क्लोरोफिल के कलर के ऊपर, इस वजह से येलोइंग हो जाती है। तो ये 3 टर्म्स में बड़ी मिक्सिंग हो जाती है इसकी वजह से, तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि carnivorous plants have evolved mechanism that trap and digest small animals. The products of this digestion are used to supplement the plant supply of. तो देखो ये जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट फीडिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स में ये जो कार्निवोरस हैबिट होती है, दरअसल ये किस पर्पस के लिए है? तो आपने बुक के अंदर एक बात पढ़ी है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए। तो नाइट्रोजन एक्चुअली प्लांट को मिलता है फ्रॉम सॉइल, यानी नाइट्रोजन प्लांट हमेशा सॉइल से इन द फॉर्म ऑफ मिनरल अपटेक करता है। लिहाजा यहाँ पर ये जो मिनरल वाला ऑप्शन होगा ये हम पिक करेंगे। एनर्जी की कंपनसेशन के लिए, एनर्जी को सप्लीमेंट करने के लिए भी ये नहीं ले रहे, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या स्टीरॉइड या फिर वाटर। तो यहाँ पर बिल्कुल ये राइट आंसर बन रहा था मिनरल्स। तो बाकी लोग भी जिन्होंने गलत आंसर पिक किया वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करें अपना। 34 विच जी बेटा सर पीएमसी के पेपर में था कि हमारे पास ऐसा कौन सा ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि स्टोर करते हैं लिपिड्स को। तो ऊपर जो आपने क्वेश्चन बताया ये भी बता दीजिए कि हमारे पास लिपिड स्टोरिंग कौन सा है, जैसे कि स्टीरॉइड्स जी है, जी बिल्कुल। ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में लिपिड स्टोर होते हैं ना हमारे बॉडीज के अंदर। देखें अगर प्लांट के अंदर भी लिपिड स्टोर होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑयल तो वो भी ट्राइग्लाइसराइड होते हैं। ट्राइग्लाइसराइड उनके अंदर अनसेचुरेटेड होंगे प्लांट्स में। और अगर एनिमल के अंदर लिपिड की स्टोरेज हो रही है, जैसे बाज़ लोग फैटी होते जाते हैं, ओबेस होते जाते हैं, तो उनके अंदर भी ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में वो स्टोरेज हो रही होती है। तो एनिमल्स के जो ट्राइग्लाइसराइड हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा 34 हो गया। 34 अभी करना है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज नॉट इमर्ज फ्रॉम अयोर्टिक आर्च। तो अयोर्टिक आर्च से 3 आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं। उसमें आप देखिए कि ये जो राइट कॉमन कैरोटिड है ये ओरिजिनेट नहीं होगी फ्रॉम द अयोर्टिक आर्च। एक्चुअली राइट कॉमन कैरोटिड ओरिजिनेट होती है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ये जो आपको आर्टरी नज़र आ रही है, ये अयोर्टा से निकलने वाली सबसे पहली लेफ्ट साइड की आर्टरी होगी। तो ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक ये जैसे ही हमारे नेक रीजन में पहुंचता है तो ये बाइफुर्केट कर जाता है, नेक से पहले ही बाइफुर्केट करने के बाद इसमें से एक राइट कॉमन कैरोटिड ओरिजिनेट होती है और दूसरा इसमें से राइट सब क्लेवियन आर्टरी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि राइट कॉमन कैरोटिड जो कि ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेट हो रही है वो डायरेक्टली अयोर्टा से नहीं हो रही, तो यही राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। अदरवाइज बाकी ये तीनों अयोर्टा से डायरेक्टली ओरिजिनेट हो रही हैं। अच्छा आप जी सर हमारे पास कोरोनरी जो होती है आर्टरी वो भी तो डायरेक्ट ही निकलती है ना, सबसे पहले तो वही नहीं निकलती। लेकिन बेटे वो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ ना, तो कोरोनरी आर्टरी का यहाँ पर ऑप्शन होता तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो भी अयोर्टा से निकलती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अयोर्टिक आर्च की, वो अयोर्टा की बेस से ओरिजिनेट होती है, वो अयोर्टिक आर्च से ओरिजिनेट नहीं हो रही। ठीक है, वो भी अगर यहाँ पे गिवन होता तो हम उसको भी पिक ना करते, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज नॉट इमर्ज्ड फ्रॉम अयोर्टिक आर्च। तो वो कोरोनरी आर्टरी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो एट द बेस ऑफ अयोर्टा ओरिजिनेट होती है। तो इस वजह से अगर वो ऑप्शन भी यहाँ पे होता तो हम उसको भी पिक ना करते। अच्छा 35 आफ्टर आर्च बेटे अयोर्टा जिस जगह पर आकर हार्ट के ऊपर से यूं नीचे बेंड हो रहा होता है ना, तो उसको आर्च कहते हैं। आर्च का मतलब है कमान, ये जो तीर कमान होता है ना, अर्तुरुल आजकल देख रहे होंगे आप लोग, तो उसमें वो कमान यूज़ की जाती है, तो कमान को कहते हैं आर्च। तो आप देखते हैं कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोर्टा निकलता है तो एयोर्टा निकलने के बाद फिर ये हार्ट की डॉर्सल साइड पर नीचे बेंड हो जाता है, तो वो जो बेंडिंग हो रही है वो आर्च कहलाएगी। तो उस आर्च के ऊपर आप देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर
तो उसमें 3 आर्टरीज ओरिजिनेट होती हुई नजर आती हैं, और वो 3 आर्टरीज कौन सी हैं? एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, और एक ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है। ठीक है। अच्छा 35, आफ्टर इंजेक्शन द फर्स्ट टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल टू बी वर्कड ऑन बाय एंजाइम्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज। तो सबसे पहले डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है? वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जब भी आप फूड इंजेस्ट कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपको याद होगा ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है, इसके ऊपर सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करना शुरू कर देता है, जबकि प्रोटीन का डाइजेशन आगे स्टमक में जाके स्टार्ट होगा। कोलेस्ट्रॉल और न्यूक्लिक एसिड वगैरह इनका तो डाइजेशन आगे जाकर स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन में। तो ये जो ग्लूकोज है ये तो वैसे ही ऑलरेडी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अगर ग्लूकोज आप अपनी डाइट में लेंगे तो एज इट इज़ एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा 36, विदाउट फंक्शनिंग पैराइटल सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल। तो पैराइटल सेल का आप रोल याद कीजिए। पैराइटल सेल, इनको ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहा जाता है, और ये HCl प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं। तो ऐसी सूरत में देखो क्या होगा कि नॉट टू बी एबल टू इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक रिक्वायर्स एसिडिक पीएच। अगर पैराइटल सेल फंक्शनिंग नहीं होंगे तो ऐसी सूरत में HCl सीक्रेट नहीं होगा और पीएच लो नहीं होगी। पीएच लो नहीं होगी तो ऐसी सूरत में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा और प्रोटीन डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा। तो ये राइट आंसर बनता था, लेकिन बाज़ बच्चों ने ये बाकी ऑप्शन पे किए। इसको देख लेते हैं हम कि नॉट टू बी एबल टू इनिशिएट मैकेनिकल डाइजेशन। देखो पैराइटल सेल का मैकेनिकल डाइजेशन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसके बावजूद बाज़ बच्चे इस ऑप्शन को पिक कर रहे हैं। ओनली टू बी एबल टू डाइजेस्ट फैट इन द स्टमक। तो स्टमक के अंदर फैट को डाइजेस्ट करने के साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, फैट तो डाइजेस्ट होती ही नहीं है स्टमक के अंदर। अच्छा, नॉट टू बी एबल टू प्रोड्यूस पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन की सिक्रीशन वैसे ही जेमोजन सेल से होती है, चीफ सेल से, तो उसके साथ भी इसका ताल्लुक नहीं है। एंड नॉट टू बी एबल टू इनिशिएट द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये चूंकि स्टमक में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी इसका ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अच्छा 37, मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इनटू द लिम्फ और ब्लड स्ट्रीम आर इन विच फॉर्म। ठीक है, ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो लिम्फ या ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर देखो अगर सिर्फ ब्लड स्ट्रीम का जिक्र किया जाता है तो हमारा ध्यान किसी और तरफ जाना चाहिए था, और लिम्फ का सिर्फ जिक्र होता तो फिर वो फैटी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन ये लिम्फ या ब्लड स्ट्रीम दोनों में से ये जनरल बात की है कि इसके अंदर जो चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं वो किस फॉर्म में होती हैं। तो वो डाइसेक्राइड की फॉर्म में तो हरगिज़ नहीं होती, क्योंकि डाइसेक्राइड ये वो डिफ्यूजिबल फॉर्म नहीं है कार्बोहाइड्रेट की। अच्छा, फिर पॉलीमर्स की फॉर्म में भी एब्जॉर्प्शन मुमकिन नहीं है। पॉलीमर्स जैसे प्रोटीन्स हैं या पॉलीसेक्राइड, दे मस्ट बी डाइजेस्टेड इनटू देयर मोनोमर्स। तो हमेशा कोई भी जो प्रोडक्ट होती है वो अपने मोनोमर्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रोकन डाउन हो जाती है हमारी गट के अंदर, और उसके बाद फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो मोनोमर्स इस वजह से राइट आंसर है। तो एंजाइम की फॉर्म में भी नहीं और ना ही ये पेप्टाइड्स की फॉर्म में। अच्छा, हमारी डाइट के अंदर जो हम चीज़ें ले रहे होते हैं उसमें एंजाइम भी मौजूद हो सकते हैं, और आप जानते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स भी अंदर जाकर ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। 38, इन विच ब्लड वेसल इज ग्लूकोज कंसंट्रेशन लाइकली टू वेरी द मोस्ट। हाँ जी, तो अब कौन सी ब्लड वेसल है जिसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा वेरिएबल होगी? तो वो है दरअसल हेपेटिक पोर्टल वेन। अब देखो यहाँ पर हेपेटिक वेन विच ड्रेन्स द लिवर, ये बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर पिक किया है। तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ये बता थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। हेपेटिक पोर्टल वेन दरअसल ये वो ब्लड वेसल है जिसने हमारी गट से ब्लड को लिवर तक पहुंचाना होता है। देखो गट में से जब डाइजेस्टेड प्रोडक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है ना, तो वो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट सबसे पहले लिवर में पहुंचती हैं, वो डायरेक्टली हार्ट और फिर बॉडी सेल्स को नहीं जाती हैं। तो लिवर हेपेटिक पोर्टल वेन से ब्लड को रिसीव करेगा। तो इस वजह से ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है ना, इसके अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई दे रही होती है। मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइट मौजूद थी तो ग्लूकोज
डाइजेस्ट हुआ होगा और वो एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन रेज कर जाएगी। और जब आप थोड़ा सा फास्टिंग में होंगे, खाना खाए हुए थोड़ी देर हो चुकी होगी, तो हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। लेकिन जो बाकी ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही होती, तो यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं। जबकि यहाँ पर जो ज़्यादा बच्चों ने आंसर पिक किया ना हेपेटिक वेन के मुतालिक, तो हेपेटिक वेन बच्चों याद रखो कि ये वो वेसल है जो लिवर से ब्लड को वेना केवा में ड्रेन करती है। देखो ड्रेन वर्ड जहां पर भी यूज हो होगा तो उसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन का ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है। तो हेपेटिक वेन विच ड्रेन्स द लिवर, यानी इट कलेक्ट्स द लिवर्स ब्लड इनटू द वेना केवा। ठीक है, ये इस तरह से आपने ड्रेन वर्ड का मतलब गेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर लैकिंग इन लिम्फ। लिम्फ के अंदर क्या चीज एब्सेंट है, तो आरबीसीज आर एब्सेंट इन द लिम्फ। बाकी डब्ल्यूबीसीज, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑल ये बाकी दोनों चीजें तो मौजूद हैं, बट आरबीसीज नहीं है। तो ये बाज बच्चों ने ये ऑल ऑफ देम भी पिक कर लिया है। तो आरबीसी बच्चों ये रेड ब्लड सेल्स हमेशा कैपिलरीज के अंदर ही रहते हैं, ये बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते, क्योंकि वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन कैपिलरी के बाहर मौजूद है वो इनको अलाउ नहीं करती, वो इनके लिए यूं समझ लें इम्परमिएबल है। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए कि डायस्टोलिक फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन अप्रॉक्सीमेटली। तो डायस्टोलिक फेज उसका ड्यूरेशन आपके पास बुक में लिखा हुआ है 0.4 सेकंड के अंदर डायस्टोलिक फेज कंप्लीट होता है। अच्छा 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट वाल्व इज नॉट ट्राइकस्पिड। तो ये भी याद रखने वाली बात थी, जो लेफ्ट एवी वाल्व है, लेफ्ट एवी वाल्व ये बाइकस्पिड है, दिस इज द ओनली बाइकस्पिड वाल्व, बाकी सारे ट्राइकस्पिड होते हैं। तो ये देखें बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये याद नहीं हुआ कि बाइकस्पिड वाल्व कौन सा है और ट्राइकस्पिड कौन से हैं, तो ये दूसरे आंसर भी बहुत ज़्यादा पिक हो रहे हैं। तो आप लोगों की अगर बेटे इस तरह की तैयारी होगी तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिन बच्चों के भी आंसर गलत हो रहे हैं वो अभी थोड़ा सा सीरियसली इसको आगे देखिए। अभी ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चों ने भी अभी ये टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया है जिन बच्चों की अभी तैयारी 100% नहीं हुई थी और उनके अगली डेट्स के अंदर टेस्ट हैं, तो उन्होंने हो सकता है ये टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया हो, तो इस वजह से गलतियां हो रही हैं। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप जब अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे और दोबारा इन टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे तो फिर आपसे ये मिस्टेक नहीं होंगे। अच्छा, अब आप देखिए कि वैक्सीनेशन इज अ पार्ट ऑफ। तो वैक्सीनेशन किसका पार्ट है, ये दरअसल आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इस केस में जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी होगी, इस वजह से एक्टिव है। लेकिन इस इम्यूनिटी को इनिशिएट करने के लिए हम एक आर्टिफिशियल सोर्स का सहारा ले रहे हैं, तो इस वजह से ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। अच्छा, बी एंड टी सेल्स आर द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइड, ये दोनों वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, तो ल्यूकोसाइड की ये टाइप्स हैं। और जबकि इसके मुकाबले में आप देखिए कि बाकी जो सेल्स हैं रिथ्रोसाइट, उनसे इनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। नेचुरल किलर सेल्स ये भी अगरचे वाइट ब्लड सेल्स हैं, बट बी एंड टी लिम्फोसाइट आर नॉट द टाइप ऑफ नेचुरल किलर सेल। हाँ, ये हो सकता था कि अगर नेचुरल किलर सेल पूछा जाए तो वो दरअसल वाइट ब्लड सेल्स की टाइप होते हैं, तो यहाँ पर नन ऑफ देम, तो ये बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर भी गलत हुआ आंसर। उसके बाद 44 है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये दरअसल हमारे मसल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और ये सिर्फ स्केलेटल मसल नहीं बल्कि ये स्मूथ और कार्डियक मसल के अंदर भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनको भी दरअसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अच्छा, फिर 45 है, एन ओवरलैप ऑफ एन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट अकर्स इन द। तो देखो ये ओवरलैपिंग जो होती है एक्टिन और मायोसिन की, ये दरअसल ए बैंड के अंदर पाई जाती है। आपको याद होगा कि ए बैंड की जो साइड्स होती हैं वो ज़्यादा डार्क होती हैं और जो सेंट्रल रीजन होता है ए बैंड का वो लेस डार्क होता है, उसे ब्राइट रीजन कहते हैं, उसी को एच जोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एन ओवरलैप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन अकर्स इन, तो ये ए बैंड के अंदर पाया जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट ए बैंड के अंदर आपको ये ओवरलैपिंग मिलेगी। लेकिन रिलैक्सेशन फेज के दौरान आपको सिर्फ ये ए बैंड की साइड्स में आपको ये ओवरलैपिंग मिलेगी। तो ये आगे चलकर अभी हम जब मसल कवर करेंगे तो वहाँ पर मैं डिटेल से इन चीज़ों को समझाऊंगा आपको। अच्छा, 46, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर प्रेजेंट इन एच जोन व्हेन मसल आर रिलैक्स। अब देखो जब मसल रिलैक्स हैं तो उस वक्त एच जोन के अंदर क्या है, मैं यही बात अभी आपको बता रहा था कि एच जोन के अंदर उस वक्त ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो इस वजह से एच जोन में सिर्फ थिक फिलामेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर व्हेन मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड पूछा जाता तो फिर थिक और थिन दोनों फिलामेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है, वहाँ पर फिर कंप्लीट ओवरलैपिंग दिखाई देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सब्सटीट्यूट टर्म फॉर एक्सोन फाइबर। तो एक्सोन फाइबर इसके लिए सब्सटीट्यूट टर्म क्या हो सकती है, दिस इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन फाइबर। देखो एक्सोन फाइबर के आगे साइनेप्स बन रही होती है ना, एक्सोन फाइबर से आगे साइनेप्स स्टैब्लिश हो रही होती है, तो इस वजह से आप एक्सोन फाइबर को प्री साइनेप्टिक फाइबर कंसिडर कर सकते हैं, प्री साइनेप्टिक फाइबर। हाँ जी, तो ये देखिए एक्सोन फाइबर, ये इस तरह से एक्सोन फाइबर आपको ये स्क्रीन पर ये उम्मीद लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो बेटे ये देखो ये इस तरह से ये साइनेप्स रीजन, तो साइनेप्स रीजन में इम्पल्स का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से इम्पल्स इस तरफ जा रही है, तो लिहाजा साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन फाइबर ये दरअसल एक्सोन होता है और इसी को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन फाइबर कहा जाता है। तो इसके लिए आपने मजीद टर्म्स भी याद रखनी है, इसको प्री साइनेप्टिक के साथ साथ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर भी कहा जाता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक। और इसी तरह से ये जो डेंड्राइट फाइबर्स होते हैं इनको पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर, क्योंकि साइनेप्स के बाद हैं, और इसके साथ साथ इनको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी कहा जाता है। तो ये अल्टरनेटिव टर्म्स आपने याद रखनी है, ये हम आगे अभी कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे, वहाँ पर डिटेल से आपको ये बात समझाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप चलें तो 48th क्वेश्चन आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन फाइबर। तो न्यूरॉन फाइबर की रीपोलराइजेशन दरअसल पैसिव रिलीज ऑफ पोटेशियम आयन की वजह से होती है। एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन, ये तो दरअसल सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी है, सोडियम पंप की वजह से एक्टिवली सोडियम वापस उठाया जा रहा होता है, तो ये दोबारा से न्यूरॉन की पोलैरिटी को मेंटेन ज़रूर करता है ये इवेंट। लेकिन दरअसल जो रीपोलराइजेशन का इवेंट है वो पैसिव रिलीज ऑफ पोटेशियम आयन की वजह से होगा। जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे तो रीपोलराइजेशन हो जाएगी, लेकिन जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है आयंस की अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसके अंदर फिर ये वाला इवेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम वापस बाहर चले जाएंगे। लेकिन हम सी को यहाँ पर आंसर के तौर पर पिक नहीं कर सकते, यहाँ पर राइट आंसर ये डी ही होगा। और यहाँ पर ये एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन को पिक किया है, तो यहाँ पर भी बेटे ये जो एक्टिव मूवमेंट है ये ओवरऑल जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना चार्जेस की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जब रीपोलराइजेशन के बाद न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो जाता है और हाइपर पोलराइज के बाद फिर दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल पोलैरिटी को, अपनी पोलराइज स्टेट को मेंटेन करता है आफ्टर रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो उसके अंदर ये एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। लेकिन जब आपसे रीपोलराइजेशन पूछा जाए तो फिर आपने उसमें इसको नहीं पिक करना, उसमें आपने ये पिक करना है पैसिव रिलीज ऑफ पोटेशियम आयन। लेकिन यहाँ पर ये बात होती है ना अगर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल रिकवरी ऑफ द न्यूरॉन आफ्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, तो फाइनल रिकवरी ऑफ न्यूरॉन में फिर आप ये एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन वाले ऑप्शन को पिक कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स सेक्शन एक्सेप्ट। तो रिफ्लेक्स सेक्शन के दौरान ब्रेन एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, ब्रेन के अलावा सीएनएस इन्वॉल्व होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो रही है, इस वजह से सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट मानी जाएगी। सेंसरी नर्व्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, मोटर नर्व्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो रिफ्लेक्स सेक्शन में एक्चुअली ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, सो ये राइट आंसर है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म ये क्रिटिनिज्म, यानी पैदाइशी तौर पर अगर थायरॉक्सिन की सिक्रीशन प्रॉपरली ना हो तो ऐसी सूरत में जो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, दिस काइंड ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म लीड्स टू क्रिटिनिज्म, तो ये राइट आंसर है यहाँ पर। ग्रेस डिजीज ये ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से होती है, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म का रिजल्ट है। ड्वार्फिज्म का ताल्लुक हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ है ही नहीं। ड्वार्फिज्म ये ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है और जैगेंडिज्म ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस की वजह से होता है। तो ये हार्मोन्स के अंदर इस तरह के जो भी ये डिसऑर्डर्स बताए हुए ना, इनको ज़रूर आप कवर करें। अच्छा, 51
Progesterone is produced by dash in response to LH during normal menstrual cycle, but it is produced and released from dash during pregnancy. तो there are two sides of progesterone secretion. Normal menstrual cycle में corpus luteum से ये secretion इसकी हो रही होगी, लेकिन pregnancy जब establish हो जाती है तो corpus luteum आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में भी प्रोजेस्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है और उस वक्त ये फिर प्लेसेंटा से सिक्रीट होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इस वजह से ये बना है। अच्छा 52, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय स्पायरोकीट। तो ये स्पायरोकीट क्या है? ये है ट्रेपोनीमा पैलिडियम, इसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडियम। ये आपने जो कॉजेटिव एजेंट्स दिए हैं उनको याद करना है। फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर तो सिर्फ एक ही डिजीज़ को कवर किया हुआ है, लेकिन पंजाब वाली बुक में और सिंध वाली बुक्स के अंदर जो बकाया डिजीज़ दी हुई हैं उनको आपने ज़रूर उनके कॉजेटिव एजेंट्स को देखना है। अच्छा 53, अमंग ह्यूमन मेल्स बोथ सीमेन एंड द यूरिन नॉर्मली ट्रेवल अलोंग। तो ह्यूमन मेल्स के अंदर यूरिन और सीमेन दोनों की ट्रैवलिंग यूरिथ्रा के जरिए होती है। इसी वजह से ह्यूमन मेल के अंदर यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहा जाता है। ये टर्म सिर्फ और सिर्फ मेल यूरिथ्रा के लिए यूज़ की जाएगी। फीमेल बॉडी के अंदर यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं कहते, क्योंकि उसकी पार्टिसिपेशन सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिर्फ यूरिनरी सिस्टम में होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी दोनों सिस्टम के साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहा जाता है। तो यूरिथ्रा इज देयरफॉर राइट आंसर। अच्छा 54, इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द 3 phases ऑफ द ओवेरियन साइकिल आर। देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से जो सीक्वेंस होगा उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। और इसमें आपने ओवेरियन साइकिल के इवेंट्स को सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल फेज, तो मेंस्ट्रुअल फेज का ताल्लुक ओवेरियन साइकिल से नहीं होता, मेंस्ट्रुअल फेज यूट्राइन साइकिल का इवेंट है। फिर इस वजह से हम इसको तो डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए कि फॉलिक्यूलर, फिर ल्यूटियल, फिर सिक्रेटरी। अगरचे ये ऑप्शन दुरुस्त हैं, यानी फॉलिक्यूलर, ल्यूटियल, सिक्रेटरी तीनों का ताल्लुक ओवेरियन साइकिल के साथ है, लेकिन इनका ऑर्डर यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या बनना चाहिए? फॉलिक्यूलर फेज तो पहला होगा, लेकिन उसके बाद फिर बीच में ओव्यूलेशन आ जाती है। ओव्यूलेशन के बाद फिर आगे ल्यूटियल फेज शुरू होता है। अच्छा फिर देखो इस वजह से ये बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए मेंस्ट्रुअल, तो मेंस्ट्रुअल की वजह से हम इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। डी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही सीक्वेंस गिवन है कि फॉलिक्यूलर फेज, देन ओव्यूलेशन फेज, देन ल्यूटियल फेज। सो दिस इज क्वाइट राइट। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर सिर्फ डी है यहाँ पर। 55, ओव्यूलेशन अकर्स इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखिए ओव्यूलेशन ये साइकिल के मिड में होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी इंडिविजुअल में जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, LMP जिसे हम कहते हैं, अगर वो 1 जनवरी है, तो ऐसी सूरत में उसका जो ओव्यूलेटरी डे होगा वो कौन सा होगा? तो आपने उसको 14 जनवरी अज्यूम करना है, क्योंकि नॉर्मली 28 डेज में ये साइकिल कंप्लीट होता है, तो इस वजह से उसका मिड 14th डे कहलाएगा। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह से पॉइंट आउट किया हुआ हो कि किसी इंडिविजुअल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 36 डेज में कंप्लीट हो रही है, क्योंकि बाज़ इंडिविजुअल्स में इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में उसका ओव्यूलेटरी डे क्या रहा होगा? तो उसका ओव्यूलेटरी डे लाजमी तौर पर 18th डे होगा। तो आपने ये मिड ज़रूर याद रखना है। तो ये स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या एंड, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसको ज़रा टॉपिक को अच्छी तरह से रिवाइज करें। अच्छा 56, इफ कॉर्पस ल्यूटियम इज नॉट फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पॉसिबल इफेक्ट। तो कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों अगर ना बने तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन नहीं होगी, और दरअसल प्रोजेस्ट्रॉन ने ही एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करना होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टेब्लिश ही ना हो तो प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बनेगा, लिहाजा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग डेवलप हुई थी एस्ट्रोजन की वजह से, वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से
यहाँ पर जो आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा, अर्ली मेंस्ट्रुएशन अकर्स, यानी मेंस्ट्रुएशन टाइम से पहले हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए 57, इन अ सर्टेन प्लांट द अलील्स ए बी एंड सी आर कंप्लीटली डोमिनेंट टू द अलील्स ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, ठीक है। अ प्लांट विद द जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी will have the same phenotype as the plant with the genotype। अब ज़रा इसमें गौर कीजिए कि चूंकि ये कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनेंट है, कैपिटल बी स्मॉल बी पे डोमिनेंट और कैपिटल सी स्मॉल सी पे डोमिनेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप में आपको ये पहला जीन पेयर ये भी डोमिनेंट फिनोटाइप को कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है और सेकंड जीन पेयर भी डोमिनेंट फिनोटाइप को, लेकिन थर्ड रिसेसिव फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब है डोमिनेंट रिसेसिव ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अब आप ऑप्शंस पे गौर कीजिए, यहाँ पर पहले ऑप्शन में पहला पेयर डोमिनेंट के लिए है, दूसरा रिसेसिव, तीसरा रिसेसिव, इसका मतलब ये गलत है। फिर देखो बी ऑप्शन में पहला पेयर ये रिसेसिव के लिए है, दूसरा भी तीसरा भी रिसेसिव के लिए, ये भी गलत है। फिर सी में देखिए कि पहला पेयर डोमिनेंट के लिए, दूसरा डोमिनेंट के लिए, फिर तीसरा रिसेसिव के लिए, इसका मतलब है कि ये जो जीनोटाइप है ये भी वही फिनोटाइप कंट्रोल कर रहा होगा जिसके ज़रिए ये जिस फिनोटाइप को ये जीनोटाइप कंट्रोल कर रहा था। तो ये राइट आंसर है, तो बाकी इनकरेक्ट है। इस तरह से आपने इसको पिक करना है। अच्छा, अब ये जेनेटिक्स वाले क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से आपने देखना है। व्हाट इज इंडिकेटेड व्हेन अ सिंगल करेक्टर टेस्ट क्रॉस यील्ड्स ऑफस्प्रिंग्स दैट ऑल हैव द डोमिनेंट फिनोटाइप। देखो ये जो सिंगल करेक्टर टेस्ट क्रॉस है ना, ये पंजाब वाली बुक के अंदर ये टॉपिक गिवन है, ये फेडरल बोर्ड में टेस्ट क्रॉस का टॉपिक नहीं था प्रॉपरली। तो सिंगल करेक्टर टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से, और उससे फिर हम इस आंसर को इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों के वीक होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है जी। तो देखो इसमें सिंगल करेक्टर टेस्ट क्रॉस ये कुछ इस तरह से होगा कि जब भी आप कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं, मिसाल के तौर पर ये कैपिटल आर और इसको क्रॉस कर रहे हैं आप स्मॉल आर के साथ, ये राउंड और ये रिंकल्ड, तो ये है P1 जनरेशन। लेकिन इसके बाद जब आपके पास F1 जनरेशन आएगी तो F1 जनरेशन में जाहिर है कि कोई हाइब्रिड इंडिविजुअल आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। अब ये जो F1 इंडिविजुअल होता है ना, इसको अगर हम बैक क्रॉस करें इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ तो ये टेस्ट क्रॉस बन जाएगा और ये सिंगल करेक्टर टेस्ट क्रॉस होगा। यानी जब हम कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करेंगे विद स्मॉल आर, तो अब ऐसी सूरत में आगे रिजल्ट क्या आता है, तो जब आप ये F1 इंडिविजुअल को इसके साथ क्रॉस करते हैं ना, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आता है, जैसे आपके पास ये गैमीट्स बनेंगे 2 टाइप्स के, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट हासिल होगा। और अब इनकी अगर हम फर्टिलाइजेशंस करवाएं तो कैपिटल आर स्मॉल आर एक जीनोटाइप और ये स्मॉल आर ये दूसरा जीनोटाइप। तो इसका मतलब है कि 50% आपके पास ये इंडिविजुअल्स आ रहे हैं और 50% ये इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। ये तो उस सूरत में होगा कि अगर आपके पास ये जो टेस्टिंग इंडिविजुअल था ये हेट्रोजाइगस था, बट सम टाइम हमारे पास जो टेस्टिंग इंडिविजुअल होता है ना, जिसको हम चेक करना चाह रहे होते हैं टेस्ट क्रॉस के अंदर, वो सम टाइम हेट्रोजाइगस नहीं होता, वो होमोजाइगस होता है। असल में मसला ये है कि ये जो आप राउंड इंडिविजुअल्स देख रहे हैं ये दोनों फिनोटिपिकली तो राउंड है, लेकिन जीनोटिपिकली ये होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है। तो अगर आप इस हेट्रोजाइगस राउंड को इसके साथ क्रॉस करके देखेंगे तो 50% ये रिजल्ट आएगा आपके पास। लेकिन अगर आप इस होमोजाइगस को इसके साथ क्रॉस करके देखते हैं ना, ये भी एक किस्म का टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जब हम किसी भी अननोन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं तो इसको इससे क्रॉस करेंगे तो आपके पास 100% रिजल्ट आएगा। तो अब यहाँ पर यही चीज़ पूछी गई थी। देखिए आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज इंडिकेटेड व्हेन द सिंगल करेक्टर टेस्ट क्रॉस यील्ड ऑफस्प्रिंग दैट ऑल हैव द डोमिनेंट फिनोटाइप। तो इसका मतलब ये होगा कि द पेरेंट विद द डोमिनेंट फिनोटाइप वाज होमोजाइगस। अगर वो होमोजाइगस था तो इस सूरत में फिर ये सारी डोमिनेंट फिनोटाइप पैदा होंगी। अगर वो हेट्रोजाइगस होता तो वो 50% रिजल्ट आता। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर यहाँ पर आया। फिर नेक्स्ट देखिए कि हसन एंड सारा are apparently normal but their daughter was born with alkaptonuria and
इनहेरिटेड रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो इसका जो इनहेरिटेंस है वो रिसेसिव मेंडेलियन ट्रेट्स की तरह होगा। इसके मुकाबले में जो नॉर्मलनेस है वो दरअसल डोमिनेंट है। इफ अल्केप्टोन्यूरिया इज like most other human hereditary disorder, the probability of their next child being born with alkaptonuria is, तो बेटा जितना चांस पहली दफा था ना उतना ही चांस नेक्स्ट टाइम भी होगा, क्योंकि ह्यूमन के केस में आप याद रखो कि यहाँ पर कोई फर्स्ट फिलियल जनरेशन या सेकंड फिलियल जनरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर ये पेरेंट्स एक दफ़ा इस तरह का डिजीज बेबी बॉर्न कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स मस्ट बी हेट्रोजाइगस फॉर देयर जीनोटाइप, तो नेक्स्ट टाइम भी उतना ही चांस होगा। और वो चांस कितना है? वो चांस दरअसल 1/4 है। ये कैसे आया चांस? इस चांस को हम यहाँ पर वर्कआउट करके देख लेते हैं। देखो, इसको इस तरह से हम वर्कआउट करते हैं कि सपोज करो कि अल्केप्टोन्यूरिया के लिए हम सिंबल यूज़ करें स्मॉल ए और नॉर्मलनेस के लिए कैपिटल ए। तो अगर ये दोनों पेरेंट्स नॉर्मल थे तो, और लेकिन इनके यहाँ फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ अल्केप्टोन्यूरिया के साथ, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पेरेंट्स लाजमी तौर पर ये इस तरह से हेट्रोजाइगस होंगे, तभी इनके यहाँ स्मॉल ए यानी अल्केप्टोन्यूरिया का पेशेंट पैदा हो गया। तो अब इस तरह का जीनोटाइप आने का चांस कितना है? तो चांस वर्कआउट करने के लिए आप इसके गैमेट्स बनाएं, ठीक है, इसके गैमेट्स बनाएं और फिर चेकर बोर्ड पर इन गैमेट्स को रख के इनकी फर्टिलाइजेशंस वर्कआउट करें। ये आप यहाँ पर चेकर बोर्ड बना के देखें, अगर ये इस तरह से आप स्पनेट स्क्वायर के ऊपर ये इनके गैमेट्स को प्लेस करते हैं तो ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, इधर कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, तो ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा और ये, तो रिजल्ट आप देखिए कि 4 में से 1 किस तरह का है, तो 1 आउट ऑफ 4, इस वजह से ये आंसर बना था 1 आउट ऑफ 4। ठीक है बच्चों, तो यूं आपने ये आंसर पिक करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 60th क्वेश्चन है, अ मैन हु हैज टाइप बी ब्लड ग्रुप एंड अ वुमन हु हैज टाइप ए ब्लड ग्रुप कुड हैव चिल्ड्रन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप। तो अगर मैन का ब्लड ग्रुप ए और वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, यानी मैन का बी है और वाइफ का ए है, तो ऐसी सूरत में इनके यहाँ चारों ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये दोनों हेट्रोजाइगस होंगे अपने अपने जीनोटाइप के लिए तो ऐसी सूरत में इनके यहाँ चारों ब्लड ग्रुप आने का चांस है। तो ए बी या ओ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अच्छा, फिर 61 आप देख रहे हैं कि अ वुमेन विद टाइप ओ ब्लड इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, हर हस्बैंड इज टाइप ए, बोथ वुमेन्स फादर एंड हर हस्बैंड्स फादर हैड टाइप बी ब्लड ग्रुप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड विल हैव द टाइप ओ। अब देखो, इसमें वुमेन टाइप ओ है, वुमेन का तो ब्लड ग्रुप बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हर हस्बैंड हैज टाइप ए। अब हस्बैंड का अगर टाइप ए है तो इसका जीनोटाइप हमें कंफर्म होना चाहिए, बोथ द वुमेन्स फादर एंड द हर हस्बैंड्स फादर हैड टाइप बी। अच्छा, वुमेन का जो फादर है उसका बेशक टाइप बी ओ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वुमेन का तो ब्लड ग्रुप ओ है और उसका जीनोटाइप बिल्कुल कंफर्म है। तो ये वुमेन के फादर की बात यहाँ पर वैसे ही दी हुई है, यहाँ पर असल जो हिंट है ना वो हस्बैंड के फादर की है। तो हर हस्बैंड्स फादर हैड टाइप बी ब्लड ग्रुप। अगर हस्बैंड का टाइप बी है और हस्बैंड के फादर का टाइप बी और हस्बैंड का ए है, तो इसका मतलब है फिर हस्बैंड का जो ए ब्लड ग्रुप है उसका जीनोटाइप क्या होगा, हमें सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है। तो देखो, इसको हम कंफर्म करने के लिए यहाँ पर, अच्छा, उसके साथ फिर पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड विल हैव टाइप ओ। चाइल्ड टाइप ओ आपने वर्कआउट करना है। पहले तो हमें ये कंफर्म हो जाए कि पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि हस्बैंड का जीनोटाइप क्या होना चाहिए। तो हस्बैंड का जीनोटाइप कंफर्म करते हैं हम यहाँ पर, ये इसको, हाँ जी, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है टाइप ए। अच्छा, और जबकि इसकी जो वाइफ थी उसका ब्लड ग्रुप था टाइप ओ। तो टाइप ओ का तो जीनोटाइप भी कंफर्म है, लेकिन हस्बैंड का जीनोटाइप क्या होगा, ये इस तरह से होमोजाइगस होगा ए के लिए या फिर ये हेट्रोजाइगस होगा लाइक दिस। अब हमने ये चूज करना है, तो ये कैसे चूज करेंगे हम इसको? देखो, चूज इस तरह से किया जा सकता है कि इसका जो फादर था ना, ये बताया गया कि इसका फादर हस्बैंड का एक्चुअली वो था बी ब्लड ग्रुप के साथ। अगर इसका ब्लड ग्रुप बी था तो ऐसी सूरत में
इसका जीनोटाइप क्या रहा होगा? इसका जीनोटाइप रहा होगा इस तरह से IBIB, या फिर इसका जीनोटाइप होगा IB i। अच्छा, अगर तो इसका फादर ये IBIB के साथ होगा तो ऐसी सूरत में तो हस्बैंड ये इस तरह का जीनोटाइप कभी भी नहीं हासिल कर सकता। हस्बैंड का जो जीनोटाइप होगा ना वो लाजमी हेट्रोजाइगस आया होगा, ये इसका जीनोटाइप होगा, क्योंकि हम ये अज्यूम करेंगे कि इसका फादर दरअसल ऐसा था तभी उसके यहाँ ये इस तरह का ए ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड पैदा हुआ होगा, क्योंकि मदर से एक जीन आएगा और एक जीन फादर से आएगा, तो इस तरह से करके ये फिर जीनोटाइप इस्टेब्लिश हो सकता है। ये जो चीज़ है ये इसकी मदर से मिली होगी, ये इसको फादर से मिली होगी, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हस्बैंड का जीनोटाइप ये है। और अगर ये वाइफ का ये, तो अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, हस्बैंड 2 तरह के ये गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है, और जबकि इसके मुकाबले में वाइफ ये सिर्फ एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब यहाँ से अगर ये फर्टिलाइज करता है इसके साथ तो ब्लड ग्रुप आएगा A, और ये इसके साथ फर्टिलाइज करे तो ब्लड ग्रुप आएगा O। तो इसका मतलब है 50% चांस होना चाहिए O ब्लड ग्रुप का। ठीक है, आपने इस तरह की क्रॉसेस की प्रैक्टिस रखनी है, तब आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो राइट आंसर शुड बी 1/2। तो हम दोबारा वापस उधर चलते हैं जी बेटा। तो इस तरह से आप देखिए कि ये 50% चांस यहाँ पर ये बन रहा है। अच्छा, फिर अ सिंगल जेनेटिक लोकस दैट कंट्रोल्स मोर देन 1 ट्रेट। तो अगर एक जेनेटिक लोकस एक से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा हो, यानी एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट को इन्फ्लुएंस करे, तो इस फिनोमेनॉन को कहते हैं प्लियोट्रॉपी। और अगर कोई मोर देन 1 लोसाई एक ही ट्रेट को कंट्रोल करें तो वो करेक्टर कहलाता है क्वांटिटेटिव करेक्टर, या उसको पॉलीजेनिक करेक्टर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लियोट्रॉपी है। तो प्लियोट्रॉपी की टर्म भी आपको फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं मिलेगी, ये पंजाब वाली बुक्स में मिल जाएगी आपको। तो प्लियोट्रॉपिक उस जीन को कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए कि इफ द हेट्रोजाइगस प्लांट इज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स विल आल्सो बी हेट्रोजाइगस। तो अगर आप हेट्रोजाइगस को सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, जैसे वो F1 को F1 से क्रॉस करते हैं, तो ऐसी सूरत में कितना प्रोपोर्शन हेट्रोजाइगस आएगा? तो 50% आएगा, 1/2, क्योंकि वो जो रेशो आता है ना 1:2:1, तो जो दरमियान की क्लास है 2, वो दरअसल हेट्रोजाइगस की, तो इस वजह से ये है। अच्छा, 64 ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अक्सर बच्चों ने ज़्यादातर बच्चों ने ये रॉन्ग आंसर पिक किए हैं। तो ये अभी तक कोई 44 लोगों ने ये अटैम्प्ट कर लिया और सिर्फ 12 बच्चों का ये आंसर ठीक हुआ है। ये कैसे पिक किया जाएगा, इसको ज़रा समझना है आपने। देखो, यहाँ पर मैं इसी जगह पर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो इसमें आपने यहाँ पे नोटिस किया कि आपको एक ट्री के मुतालिक बताया कि बिग एप्पल, उसको कैपिटल A से शो किया, यानी डोमिनेंट है बिग एप्पल, और ये कैपिटल R रेड एप्पल के लिए, स्मॉल a स्मॉल एप्पल के लिए। इसका मतलब एक तरफ तो ये साइज ऑफ एप्पल का ट्रेट है, साइज ऑफ एप्पल। तो साइज ऑफ एप्पल उसमें बिग डोमिनेंट है, बिग इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा जो ट्रेट यहां पे दिया हुआ है वो कलर ऑफ द एप्पल का, कलर। तो उसमें एक रेड और दूसरा येलो। तो कलर ऑफ एप्पल, उसमें जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है ओवर येलो, रेड इज डोमिनेंट ओवर येलो। अब आपको यहां पे सिचुएशन दी है कि यू हैव अ ट्री दैट प्रोड्यूसेस बिग येलो apples and another tree that produces small red apples. अच्छा, when the two are crossed, अब एक से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं बिग येलो एप्पल्स और दूसरे से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं बिग रेड एप्पल, स्मॉल रेड एप्पल। तो पेरेंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। बिग येलो, एक डोमिनेंट ट्रेट आप देख रहे हैं इसमें बिग येलो, और इसको क्रॉस किया जा रहा है बिग येलो को विद दूसरा है स्मॉल रेड एप्पल। तो ये स्मॉल रेड। अब इसमें देखिए कि एक ट्रेट, साइज का ट्रेट यहां पर डोमिनेंट है, यहां पर रिसेसिव है, और कलर का ट्रेट यहां पर रिसेसिव और यहां पर डोमिनेंट है। अच्छा, तो अब हमने ये आपके पास यहां पर रिजल्ट क्या है? यू फाइंड दैट हाफ ऑफ द न्यू ट्रीज प्रोड्यूस बिग रेड एप्पल एंड हाफ, तो यहां पर 50-50% रिजल्ट आया है।
50% आपके पास आ रहा है रिजल्ट न्यूट्रीज बिग रेड, तो बिग रेड, और जबकि बिग येलो एप्पल, यानी इसका मतलब हुआ कि बिग जो है ना वो तो लाजमी प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये कलर के अंदर 50-50% आ रहा है। जरा बात को समझना है आपने। यहां पर बच्चों देखो कि ये जो साइज का ट्रेड था ना वो तमाम ऑफस्प्रिंग्स के अंदर एक ही ट्रेड आया। इसका मतलब है कि ये बिग ट्रेड 100% आ रहा है, 100%। तो अगर बिग ट्रेड 100% आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स में जो बिग ट्रेड वाला जीनोटाइप होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से 100% बिग आए। तो हम चूज कर लेते हैं। देखो ये ए के अंदर आपको ये कैपिटल ए और इधर नजर आ रहा है स्मॉल ए, तो इसकी वजह से 100% चांस है कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, यानी बिग आएगा। इसका मतलब ए हो सकता है आंसर, या फिर आपको बी में देखिए तो यहां पर आपको नजर आ रहा है बी ऑप्शन के अंदर कैपिटल ए और इधर स्मॉल ए। तो यहां पर बच्चों गौर कीजिए कि अगर ये कैपिटल ए इसको स्मॉल से क्रॉस किया जाए तो ऐसी सूरत में 100% बिग नहीं आएगा। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, तो उसके बाद अब देखिए कि ये कैपिटल ए और इधर है कैपिटल ए स्मॉल ए। इस केस में भी 100% चांस है कि बिग आएगा। इसका मतलब है कि सी आंसर पॉसिबल है और ए आंसर पॉसिबल है, बट बी पॉसिबल नहीं है। और सिमिलरली अगर आप डी ऑप्शन में देखें कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका मतलब यहां पर भी रिसेसिव आने का चांस है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो पहले तो हम ये पिन पॉइंट कर लेंगे कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। तो बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ए और सी पॉसिबल है। लेकिन अब इन दोनों में से चूज करेंगे कि कौन सा राइट है। तो ए राइट कैसे हुआ? तो अब आप देखिए कि दूसरा जो ट्रेड था कलर वाला उसमें ये 50-50% आना चाहिए, रेड और येलो। तो 50% चांस ये सिर्फ ए वाले केस में, क्योंकि सी केस में अगर आप देखिए तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, इस सूरत में ये 50-50 नहीं आएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर बन रहा है वो ये आएगा। अगरचे यहां पर भी 50-50 चांस है, लेकिन इधर फिनोटाइप जो है ना वो रिजेंबल नहीं कर रही, क्योंकि देखो ये है बिग रेड, तो बिग रेड तो कोई था ही नहीं, ये तो पेरेंट था बिग येलो, तो इस वजह से सी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर यहां पर क्या आएगा? राइट आंसर इज देयरफॉर ए। इस तरह से ये आंसर यहां पे पिक हुआ है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर होगी बात आपको? जी बेटा। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म ओवर प्रोडक्शन लेमार्किज्म से रिलेट नहीं करता। कंपटीशन एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये भी डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट है, बट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये लेमार्किज्म का कॉन्सेप्ट है। फिर होमोलॉजी रेफर्स टू द, होमोलॉजी किस चीज को रेफर करती है? होमोलॉजी एक्चुअली इट रेफर्स टू द सिमिलैरिटीज ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, ये बहुत क्लियर है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्पीशीज एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुई हैं तो ऐसी सूरत में उनके ऑर्गन्स के अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी पाई जाएगी, और ये जो सिमिलैरिटी होती है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, इसको होमोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन P2 रिप्रेजेंट्स P स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, तो P स्क्वायर दरअसल डोमिनेंट होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है। ये जो तीन उसमें कंपोनेंट्स दिए हुए इस इक्वेशन के अंदर P स्क्वायर प्लस 2PQ और प्लस Q स्क्वायर, तो इनको आपने याद रखना है कौन किसको रिप्रेजेंट करे। तो P स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट होमोजाइगोट्स। और आखिरी आप देखिए यहाँ पर अगेन गलती बहुत होती है कि इन द इक्वेशन ऑफ द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम P स्क्वायर ये तो रिप्रेजेंट कर रहा था डोमिनेंट होमोजाइगोट्स को, 2PQ रिप्रेजेंट्स द हेट्रोजाइगोट्स और Q स्क्वायर रिप्रेजेंट्स रिसेसिव होमोजाइगोट्स। और ये 1 किसको रिप्रेजेंट करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 इन दिस इक्वेशन? तो 1 एक्चुअली इन तीनों के सम को, तो इन तीनों का सम क्या होगा? द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीनोटाइप्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन लोकस। यस, तो इस तरह से ये ए ऑप्शन यहां पर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है इस पहले FLP का। तो जिन बच्चों ने अभी आगे तैयारी करनी है तो वो अभी इंतज़ार करें, इंशाल्लाह हम ये बाकी लेक्चर्स भी ज़रूर कवर करेंगे।
आपका कोर्स ये इंशाल्लाह अधूरा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ये इसको क्लास को रिकॉर्ड करने में, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा ये डिले होते जा रहा है। लेकिन चलें, फ़र्स्ट ईयर का कोर्स जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर पढ़े हुए आपको ज़्यादा टाइम हो चुका था। सेकंड ईयर तो अभी रिसेंटली आपने कवर किए, तो इस वजह से उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल मैं सेकंड ईयर का कोर्स भी ज़रूर कवर करूँगा, ये इत्मीनान रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.